गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाखोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन बात कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में, और फर्स्ट के अब तक अपन ने बात की है कुछ ऐसे प्रमुख विषयों की जो राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के पेपर के लिए अनिवार्य है। हम एक कड़ी चल रहे हैं, एक श्रृंखला चल रहे हैं, और ये श्रृंखला है सामाजिक समझौता सिद्धांत। इससे पहले के वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि तीन व्यक्ति हैं जिनको समझौतावादी विचारक कहा जाता है, हॉब्स, लॉक और रूसो। ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था सामाजिक समझौता सिद्धांत। और ये तीनों ही व्यक्ति ये मानकर चलते हैं कि एक समय ऐसा था जब राज्य और समाज नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, और जब कोई चीज़ नहीं थी तब व्यक्तियों का जीवन आसान नहीं था, बहुत सारी दुविधाएं थी, समस्याएं थी। और इन असुविधाओं को दूर करने के लिए तीनों व्यक्ति ये कहते हैं कि मनुष्यों ने आपस में मिलकर एक समझौता संपन्न किया, और इस समझौते के परिणाम स्वरूप समाज की रचना होती है। और इसी कारण से इस सिद्धांत को कहा गया सामाजिक समझौता सिद्धांत, यानी कि वो सिद्धांत जिसके माध्यम से समाज की रचना हुई, जिसके माध्यम से राज्य का निर्माण हुआ। ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने अपने विचारों में प्रकट की है। हॉब्स लेवियाथन में, जबकि लॉक जो है शासन पर दो निबंध, और रूसो की जो प्रमुख पुस्तक है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन व्यक्तियों ने इन पुस्तकों में अपने सामाजिक समझौता संबंधी विचार रखे हैं। हालांकि तीनों समझौतावादी विचारक हैं, लेकिन तीनों में आपस में कहीं कोई मेल नहीं। तीनों समझौते की अवधारणा अलग रूप में प्रतिपादित करते हैं। तीनों की सोच एकदम अलग है, एकदम उलट है, एकदम विपरीत है। फिर भी तीनों ने इस बात को माना है कि राज्य का निर्माण जो है मानव के बीच में हुई सहमति है, जो समझौते के रूप में परिणित हुई और उसके माध्यम से समाज की रचना हुई है। इसलिए अपन इस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। अब तक अपन ने हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत और लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत किया। आज अपन बात करेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत जीन जैक्स रूसो, शॉर्ट में से रूसो कहा जाता है, रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। तीनों ही व्यक्ति जहाँ से सामाजिक समझौते की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं वह मानव स्वभाव की धारणा, चाहे वो हॉब्स हो, चाहे वो लॉक हो, चाहे वो रूसो। तो यहाँ पर रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसका विश्लेषण भी रूसो ने मानव स्वभाव की धारणा से प्रारंभ किया है। तो रूसो क्या कहता है मानव स्वभाव के बारे में, इस विषय पर रूसो के विचार हॉब्स तथा लॉक दोनों से भिन्न है। ये बात अपन अभी कर चुके हैं कि तीनों व्यक्ति समझौतावादी विचारक है, लेकिन तीनों व्यक्तियों की धारणाएं अलग अलग है, तीनों व्यक्तियों के विचार अलग अलग है, तीनों समझौता सिद्धांत अलग अलग रूप में प्रतिपादित करते हैं। इसलिए मानव स्वभाव की जो धारणा है वो भी तीनों व्यक्तियों की अलग अलग है। लोक प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रेमी और एकांत प्रिय समझता था, जबकि हॉब्स मनुष्य को अत्यंत स्वार्थी, नीच, झगड़ालू, दुष्ट, विवेकहीन तथा आत्मकेंद्रित मानता है। पहले एक बार पर हॉब्स और लॉक की बात करते हैं। हॉब्स ये कहता है कि मनुष्य में एक भी अच्छाई नहीं है, वो उसे बुराइयों का पुतला बताता है। वो कहता है कि मनुष्य अत्यंत स्वार्थी है, नीच है, झगड़ालू है, दुष्ट है, विवेकहीन है, आत्मकेंद्रित है, केवल अपने बारे में सोचता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत पर चलता है। और इसी क्रम में लॉक कहता है कि उसका मनुष्य अत्यंत ही सीधा है, सुखी है, चिंता रहित है, स्वस्थ है, शांति प्रेमी है, बहुत ही अच्छा है, एकांत प्रिय है, यानी कि एक प्रकार से देवतुल्य है। इस प्रकार के मनुष्य की कल्पना करता था। हॉब्स के मनुष्य में एक भी अच्छाई नहीं है, वहीं लॉक के मनुष्य में एक भी बुराई नहीं है। रूसो प्राकृतिक दशा में नैतिकता के ऐसे उच्च विकास को भी असंभव मानता था। अतः इन दोनों के विचारों को गलत मानते हुए रूसो ने आदि मनुष्य को पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा माना है। ये रूसो इन दोनों की धारणा से सहमत नहीं होता। जैसे कि हॉब्स कहता है कि मनुष्य में बहुत सारी बुराइयां हैं, और लॉक कहता है कि मनुष्य बहुत ही अच्छा प्राणी है। लेकिन रूसो कहता है कि ये दोनों ही संभव नहीं। वो ये प्राकृतिक अवस्था में, जो राज्य के जन्म से पहले की अवस्था था, उसमें जो मनुष्य रहता था उसको वो एकदम पशु तुल्य मानता है, यानी कि जानवर के समान मानता है। जैसे कि पशु को किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी धुन में रहता है, जहाँ भी जाए, जंगल में या कहीं पर भी चरता रहता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है, जहाँ पर भी उसको जगह मिलती है वहाँ पर आराम कर लेता है, जहाँ पर भी उसको खाना मिलता है वहाँ पर रहता घूमता रहता है। यानी कि
जिस प्रकार से पशु होता है एकदम निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक, स्वाभाविक से बहुत ही अच्छा, उसी प्रकार का यहाँ पर रूसों का मनुष्य है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। वो बिल्कुल जानवर के समान है और किसी भी चीज़ से उसको कोई भी लेना देना नहीं है। वो अपने आप में मस्त रहता है, सारा दिन घूमता फिरता रहता है, जंगल में विचरण करता रहता है और बस एकाकी जीवन जीता है। उसकी प्राकृतिक अवस्था के आदिकाल में मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था। उसका जीवन पशुओं जैसा तथा एकाकी था। वह अपना जीवन वनों में विचरण करके बिताता था और किसी व्यक्ति का न कोई घर था और न ही कोई संपत्ति थी। एक बार होब्स और लूसो की बात करते हैं। होब्स कहता है कि चूंकि मनुष्य का स्वभाव अच्छा नहीं है, इसलिए होब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो संघर्ष की अवस्था थी। सभी व्यक्तियों के साथ आपस में संघर्ष में लिप्त रहते थे, क्योंकि सभी अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते थे। लोग कहता है कि चूंकि उसका मनुष्य बहुत अच्छा है, सीधा है, सरल है, शांति प्रेमी है, इसलिए लोग की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो शांति प्रिय अवस्था थी, जहां पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा नहीं था। होब्स की प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था थी, जबकि लोग की प्राकृतिक अवस्था शांति की अवस्था थी। और इसके उलट प्राकृतिक अवस्था के बारे में रूसो कहता है कि मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था। उसका जीवन पशुओं जैसा था, एकाकी था, किसी का कोई परिवार नहीं था, किसी का कोई घर नहीं था, किसी के पास कोई संपत्ति नहीं थी। वो पूरा का पूरा जीवन जो है जंगल में विचरण करते हुए बिताता था। यानी जो कहीं पर भी जिस प्रकार से भी उसको प्राप्त होता था खाने पीने के लिए, वो खा लेता था और मस्त रहता था। और जिस प्रकार से आदि मानव था हमारा, जो जंगल में निवास करता था, पेड़ों पर निवास करता था, गुफाओं में निवास करता था और जो कुछ भी उसको प्राप्त होता था खाता रहता था, किसी से उसको कोई लेना देना नहीं था। उसी प्रकार से यहाँ पर रूसो अपनी प्राकृतिक अवस्था में कहता है कि मनुष्य यहाँ पर प्रकृति की गोद में निश्चिंत होकर निवास करता है। इस प्रकार रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक तथा अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ, संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्ण युग की स्वर्गीय दशा में रहता था। क्योंकि उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था, किसी से कोई मतलब नहीं था, उसका न परिवार था, न उसकी कोई संपत्ति थी, किसी भी प्रकार की उसकी कोई भी चिंता नहीं थी। वो मस्त रहता था, जो कुछ भी खाता था वही खाकर अपना गुजारा करता था और किसी से उसको कोई सरोकार नहीं था। इसलिए एक प्रकार से ये जो प्राकृतिक अवस्था है ये स्वर्गीय अवस्था है, जिसमें मनुष्य एक स्वर्गीय दशा में रहता है। किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता फिक्र उसको नहीं होती। यह प्राकृतिक दशा अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी। मानव में ज्ञान की वृद्धि हुई, लोगों का गुमकर जीवन छूट गया और वे निश्चित स्थान पर बसने लगे। मनुष्य में परिवार के साथ साथ संपत्ति बनाने की इच्छा हुई। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे समय गुजरा, रूसो कहता है कि समय के साथ मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है। जैसे कि हमारा आदि मानव था, उसके जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि हुई वैसे वैसे वो विकास करता चला गया। पहले वो जंगलों में रहता था, फिर वो एक जगह स्थायी रूप से रहने लग गया, कृषि करने लग गया, परिवार पालने लग गया और फिर उसका गुमकर जीवन छूट गया। यानी कि कई प्रकार की चीजें उसके जीवन में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से रूसो भी कहता है कि ये जो प्राकृतिक दशा थी ये ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। मानव के ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और वृद्धि होने के कारण से उसने जो अब तक जंगल में घूम कर जीवन व्यतीत करता था वो समाप्त हो गया। उसका घूमकर जीवन छूट गया और वो एक स्थान पर बसने लग गए, एक ही स्थान पर निवास करने लग गए। और जब एक ही जगह रहने लगे तो उसको खाने पीने के लिए वहीं पर आवश्यकता महसूस हुई, तो उसने खेती करना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। और ये जो खेती यानी कि कृषि और ये जो पशु थे ये उसकी संपत्ति हुई। और इसी के साथ साथ मनुष्य का एक परिवार बन गया और एक संपत्ति आ गई। दो चीज़ों का जन्म हुआ समय के साथ, विकास के परिणाम स्वरूप। एक तो परिवार का जन्म हुआ और दूसरा संपत्ति पैदा हो गई। और इनके कारण से आगे चलकर व्यक्ति का जीवन अच्छा नहीं रहा। फिर वो कहता है व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता के कारण लोगों में परस्पर कलह, द्वेष, हिंसा व युद्ध आदि का आविर्भाव हुआ। जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि हुई वैसे वैसे जो उसने विकास किया उसके परिणाम स्वरूप एक चीज का जन्म हुआ और वो चीज थी संपत्ति। और संपत्ति के कारण से अब मनुष्य में कलह पैदा हो गया, झगड़े पैदा हो गए, हिंसा शुरू हो गई, युद्ध शुरू हो गए। यानी कि संपत्ति की रक्षा के लिए मनुष्य आपस में लड़ने लगे। तो अब तक तो उनकी कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि हुई वो एक जगह बसने के साथ परिवार पैदा हुआ और संपत्ति पैदा हुई और इनके कारण से झगड़े पैदा हो गए। और जो उसकी स्वर्गीय दशा थी वो सब दशा अब एक बुराई वाली अवस्था में पहुंच गई थी। फिर वो कहता है
इससे उदात्त मनेचर की स्वाभाविक समानता व स्वतंत्रता समाप्त हो गई एवं दास प्रथा आदि बुराइयां उत्पन्न हुई। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ दरिद्रता, शोषण, हत्या और बीमारी बढ़ती गई। यानी सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे समस्याएं आती चली गई। जब परिवार बन गया, जब संपत्ति बन गई तो तेरे मेरे की भावना पैदा हो गई। इसके कारण से लोगों में आपस में झगड़े होने लग गए। जो ताकतवर होता था वो कमजोर को हरा देता था और कमजोरों को अपना गुलाम बना लेता था। उनका शोषण प्रारंभ हो गया और उसके परिणामस्वरूप और भी विकट समस्याएं जैसे कि दरिद्रता, हत्या, बीमारी जैसी चीजें भी यहाँ पर पैदा हो गई। तो ये जो उसकी प्राकृतिक अवस्था थी रूसों की पहले प्राकृतिक अवस्था शांतिमय अवस्था थी, लेकिन बाद में मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि हुई तो कई चीज़ों का जन्म हुआ और उसके परिणाम स्वरूप आखिरकार मनुष्य में आपस में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई, लड़ाई झगड़े, युद्ध आदि चीज़ें पैदा हो गई। सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। रूसो व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समाज की सुव्यवस्था में समन्वय स्थापित करने के लिए एक सामाजिक समझौते की कल्पना करता है। रूसो कहता है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो समाज की सुव्यवस्था, यानी कि व्यक्ति पहले स्वतंत्र था, प्राकृतिक अवस्था में जब उसकी ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई थी उस समय वो स्वतंत्र था, किसी के अधीन नहीं था, मस्ती में जीवन जीता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे उसके ज्ञान में वृद्धि हुई, लोग एक जगह बसने लग गए तो परिवार और संपत्ति का जन्म हुआ और इसके कारण से एक इस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हो गई कि परिवार और संपत्ति की रक्षा के लिए व्यक्ति आपस में लड़ने लगे और जो लोग वहां पर रहते थे उनमें सुव्यवस्था कायम नहीं रह सके, वो आपस में सारे दिन लड़ाई झगड़े में ही रहने लगे। इसलिए सामाजिक समझौते की आवश्यकता महसूस हुई। रूसो के अनुसार राज्य एक बुराई है किंतु मनुष्य की असमानताओं के कारण राज्य अनिवार्य हो जाता है। रूसो राज्य का पक्षधर नहीं है, वो राज्य को एक बुराई मानता है, यानी कि राज्य नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ये कहता है कि मनुष्यों में इतनी असमानताएं हैं कि अगर राज्य नहीं हुआ तो वो नियंत्रित नहीं रह पाएंगे और असमानताओं के कारण से व्यक्ति का जीवन दूभर हो जाएगा और इसलिए राज्य अनिवार्य हो जाता है। राज्य एक बुराई है लेकिन अनिवार्य क्यों है? क्योंकि उसके बिना व्यक्तियों के ऊपर नियंत्रण रख पाना संभव नहीं है। रूसो के अनुसार मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया, इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया। रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में जितने भी व्यक्ति उस प्राकृतिक अवस्था में निवास करते थे सब व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता किया। सब व्यक्ति एक दिन इकट्ठा हुए और सब व्यक्तियों ने आपस में मिलकर, सभी व्यक्ति जो उस प्राकृतिक अवस्था में निवास करते थे सभी व्यक्तियों ने आपस में मिलकर एक समझौता संपन्न किया। प्रत्येक व्यक्ति आपस में अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित ना कर संपूर्ण समाज को अर्पित करता है। इस प्रकार ये समझौता लोगों के निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ। होब्स तो सारे अधिकार सब कुछ त्याग देता है, समाज को सौंप देता है। समाज वो अधिकार जो है वो सरकार को सौंप देता है, ये शासक को सौंप देता है और शासक यहाँ पर निरंकुश हो जाता है। यहाँ पर होब्स अपने व्यक्ति को कोई भी अधिकार नहीं देता, जबकि लोग सामाजिक समझौते के माध्यम से सीमित अधिकार समाज को सौंपता है, समाज वही सीमित अधिकार सरकार को सौंपता है और सरकार पर पाबंदी भी लगा देता है कि आप केवल ये 2 कार्य करेंगे, तीसरा कार्य आप नहीं करेंगे, अगर तीसरा कार्य आप करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। यहाँ पर रूसो जो है वो व्यक्ति जो उस प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं वो उन प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों के मध्य आपस में एक समझौता करवाता है और व्यक्ति अपने सारे के सारे अधिकार समाज को सौंप देता है। सारे का अधिकार किसको सौंपता है? समाज। यहाँ पर समाज की रचना होती है, राज्य की रचना नहीं होती। होब्स के विचारों में राज्य समाज की रचना होती है, फिर राज्य की रचना होती है। लोग के विचारों में पहले समाज की रचना होती है, फिर राज्य की रचना होती है। लेकिन रूसो के विचारों में सिर्फ और सिर्फ एक समाज की रचना होती है। सारे के सारे व्यक्ति अपने समस्त अधिकार सिर्फ समाज को करते हैं और समाज अब उन अधिकारों का प्रयोग जनता के हित के लिए करता है, जनता की असुविधाओं को दूर करने के लिए करता है। राज्य का स्वरूप। सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा कहा जाता है। संप्रभुता की अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में होती है। अब जो समाज बना या जिसे हम राज्य कहें या समाज कहें, वो जो सामने आया समझौते के परिणाम स्वरूप उसको रूसो ने एक शब्द से संबोधित किया है और वो शब्द है सामान्य इच्छा। अभिव्यक्तियों की सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थी जिसको रूसो ने नाम दिया यथार्थता, जिसमें वो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, अपनी परिवार के बारे में सोचता है, अपनी संपत्ति के बारे में सोचता है। फिर रूसो कहता है कि एक और इच्छा होती है जिसको आदर्श इच्छा कहा गया।
आदर्श इच्छा की कल्पना करते हुए रूसो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जब समाज की भलाई के लिए सोचता है तो वो आदर्श इच्छा है। अगर वो अपनी भलाई के लिए सोचेगा तो ये यथार्थ इच्छा है, और अगर वो समाज की भलाई के लिए सोचता है तो वो आदर्श इच्छा है। और सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा, यानी सारे व्यक्ति जब समाज की भलाई के लिए सोचते हैं तो एक नई इच्छा का निर्माण होता है, जिसे रूसो ने सामान्य इच्छा का नाम दिया। संप्रभुता जो है वो सामान्य इच्छा के माध्यम से प्रकट होती है, यानी कि समाज, यहाँ पर समाज की रचना हुई है, राज्य की रचना नहीं हुई। तो समाज जो सभी व्यक्तियों की इच्छा से बनाया गया, अब सभी व्यक्तियों की इच्छा के माध्यम से कार्य करता है, शासन करता है, और जो जनता चाहती है वो निर्णय यहाँ पर होता है। सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए अपना कार्य करते हैं। प्रत्येक नागरिक का संप्रभुता में भाग होता है, और साथ ही वह जानता भी है क्योंकि उसे कानून का मानना पड़ता है, जिसे उसने स्वयं संप्रभु के रूप में बनाया है। यानी कि सामान्य इच्छा यानी कि सभी व्यक्तियों की इच्छा, सभी व्यक्ति मिलकर आपस में विचार विमर्श के माध्यम से निर्णय करते हैं, कानून बनाते हैं, कानून को लागू करते हैं। जो भी फैसला करना होता है सभी व्यक्ति मिलकर करते हैं, कोई अकेला व्यक्ति नहीं करता। इसलिए जो भी कानून बनता है, जो भी नियम बनता है, उस नियम में प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, क्योंकि सामान्य इच्छा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति खुद कानून का निर्माता है। प्रत्येक व्यक्ति ने खुद ने कानून बनाया है, इसलिए वो कानून का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि कानून बनाने में उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हाथ रहा है, रोल रहा है। इसलिए सामान्य इच्छा की हर बात को मानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर बाध्य है, क्योंकि खुद ही उन्होंने इस बात का निर्णय लिया है। इस प्रकार रूसो के दर्शन में हमें जनप्रिय संप्रभुता और लोकतंत्रीय सरकार की आधारशिला मिलती है। इसी को तो कहते हैं लोकतंत्र, हम कहेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। याद रखिएगा, रूसो स्विट्जरलैंड का रहने वाला था, और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, जहाँ पर जनता खुद अपने भाग्य का फैसला करती है। जनता ही कानून बनाती है, जनता ही कानून को लागू करती है, जनता ही कानून में संशोधन भी करती है। तो रूसो ने इसी प्रकार की बात सामान्य इच्छा के रूप में रखी है कि सामान्य इच्छा जो सभी व्यक्तियों की इच्छा है, सभी व्यक्ति मिलकर ही आपस में सारे के सारे निर्णय लेते हैं। जो भी कानून बनाना होता है, जिन कानूनों में संशोधन करना होता है, जो कुछ भी कानून लागू करना होता है, वो खुद जनता करते हैं। इसलिए यहाँ पर जनप्रिय संप्रभुता, जिसमें जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है, और लोकतंत्रीय सरकार, जहाँ पर जनता की इच्छा से सरकार का निर्माण होता है, वही सरकार यानी कि वही धारणाएं यहाँ पर मिलती है। यानी कि लोकप्रिय संप्रभुता का वास्तविक प्रतिपादक अगर कोई व्यक्ति है तो वो है रूसो। सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषता है पुनः प्राकृतिक अवस्था। समझौता मनुष्य को उस स्थिति से निकालकर जिसमें वह प्राकृतिक अवस्था से गिरकर पहुंच जाता है, पुनः वैसी ही स्थिति में पहुंचाता है जैसी स्थिति में प्राकृतिक अवस्था में था। यानी कि जो प्रारंभिक प्राकृतिक अवस्था थी, जिसमें कोई संपत्ति नहीं थी, कोई परिवार नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब व्यक्ति आपस में शांति के साथ रहते थे, अब जंगल में विचरण करते रहते, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था। फिर कुछ समस्याएं आई, तेरे मेरे की भावना आ गई, क्योंकि परिवार और संपत्ति का जन्म हुआ। उसके बाद व्यक्तियों में हिंसा, द्वंद्व पैदा हो गई, असुविधाएं पैदा हो गई। फिर सामाजिक समझौता होता है, और सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप व्यक्ति वापस प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाता है, उस प्राकृतिक अवस्था में जिसमें वो सबसे पहले था, जहाँ पर किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं था। और यहाँ पर एक परिवर्तन अवश्य हुआ, परिवार बन गया, संपत्ति बन गई, लेकिन व्यक्ति के जो समस्याएं थी, जो कष्ट थे, वो कष्ट मिट गए, क्योंकि सामान्य इच्छा के रूप में अब वह खुद उनके बारे में निर्णय करने लग गए। इसलिए सामाजिक समझौते के माध्यम से व्यक्ति पुनः उस अवस्था में वापस पहुंच जाता है जिस अवस्था में उसने चलना प्रारंभ किया था। शक्ति व अधिकारों का समर्पण। सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण शक्ति व अपने अधिकारों को सबको समर्पित कर देता है। इसी सामाजिक समझौते में व्यक्ति के पास जो अधिकार हो गए थे समय के साथ, क्योंकि संपत्ति और परिवार का आविर्भाव हुआ, और परिवार और संपत्ति की रक्षा के लिए उसने कुछ अधिकार अपने आप अर्जित कर लिए, उनकी रक्षा करनी जरूरी थी। इसलिए वो अब अपने परिवार और संपत्ति की रक्षा के लिए किसी को भी नुकसान भी पहुंचा सकता था, यदि कोई उसको नुकसान पहुंचाता है तो उसने ये जो अधिकार प्राप्त कर लिए थे, ये सारे के सारे अधिकार वो वापस समर्पित कर देता है। किसको करता है? संपूर्ण समाज को, क्योंकि संपूर्ण अपने सारे अधिकार समाज को देता है, और समाज के रूप में वह खुद अब सभी व्यक्तियों के अधिकारों का रक्षक बन जाता है और सभी व्यक्तियों के लिए कार्य करने लगता है। इसलिए सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जो शक्तियां उसके पास आई थी, वो सारी शक्तियां समाज को अर्पित कर देता है। सामूहिक व्यक्तित्व। समझौते की क्रिया के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर एक सामूहिक व्यक्तित्व स्थापित हो जाता है, जिसकी एक पृथक एकता, पहचान, जीवन तथा इच्छा होती है। सामाजिक समझौते से पहले सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थी,
सब अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते थे, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते थे। अपने परिवार और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता था। लेकिन जब सामाजिक समझौता संपन्न हो जाता है तो व्यक्तियों की जो यथार्थ इच्छाएं थी, जो खुद की स्वार्थ से परिपूर्ण थी, वो इच्छाएं समाप्त हो जाती है। अब केवल और केवल एक ही इच्छा रह जाती है और वो होती है सामान्य इच्छा, जब जो सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है। और ऐसी स्थिति में उसका खुद का व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है और समाज के रूप में, समाज के साथ में एक नए व्यक्तित्व का जन्म होता है और वो व्यक्तित्व होता है सामूहिक व्यक्तित्व, सामान्य इच्छा के रूप में। और अब ये सामान्य इच्छा जो समाज के सभी व्यक्तियों की प्रतिनिधि इच्छा है, ये अपने एक अलग पहचान रखती है, उसका एक अपना अलग जीवन होता है और वो तब तक रहती है जब तक समाज यानी कि सभी जनता चाहती है, सभी लोग चाहते हैं। और इसके कारण से मनुष्य सामान्य इच्छा के माध्यम से समाज का संचालन करता है। मनुष्य की स्वतंत्रता का अंत, सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की स्वतंत्रता का अंत हो जाता है। वह वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो जाता है और जीवन की एक निश्चित अवधि में ढल जाता है। मनुष्य के ज्ञान में जब वृद्धि हुई, तेरे मेरे की भावना पैदा हुई, परिवार पैदा हुआ, संपत्ति पैदा हुई और संपत्ति के माध्यम से जब दूसरे व्यक्तियों के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ तो एक प्रकार से जो उसकी प्राकृतिक अवस्था में प्रारंभ में जो स्वतंत्रता थी वो समाप्त हो गई। अब वो एक प्रकार से परिस्थितियों के अधीन हो गया, स्वतंत्र हो गया और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत पैदा हो गई। इसलिए सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप उसने अपने सारे अधिकार त्याग दिए। अब सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए वो और भी ज़्यादा स्वतंत्र हो गया और जो उसकी स्वतंत्रता पैदा हो गई थी वो स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और वास्तविक अर्थों में वो स्वतंत्र हो जाता है। सामान्य इच्छा समझौते के परिणाम स्वरूप व्यष्टि का स्थान समष्टि तथा व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। एक नई इच्छा का निर्माण होता है। सामाजिक समझौते से पहले प्रत्येक व्यक्ति की खुद की इच्छाएं थी और वो अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता था। और अब जो सामाजिक समझौता होता है वो अपनी सारी इच्छाएं त्याग देता है और एक नई इच्छा का निर्माण होता है जिसे रूसो ने नाम दिया सामान्य इच्छा, जो संपूर्ण समाज की इच्छा है, बहुमत की इच्छा है और जो संपूर्ण समाज चाहता है वही होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर व्यक्तिगत इच्छा समाप्त हो जाती है और सामान्य इच्छा का जन्म होता है। समझौते से सरकार की स्थापना नहीं। रूसो के अनुसार समझौते से सरकार की स्थापना नहीं होती, वरन उससे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसके संचालन का आधार राज्य की सामान्य इच्छा होती है। मैं ये बात पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि होब्स अपने विचारों में पहले समाज की रचना करता है, समाज के माध्यम से वो राज्य की शासक की रचना करता है। लोक भी पहले समाज की रचना करता है, समाज के माध्यम से वो राज्य की रचना करता है। लेकिन रूसो केवल और केवल एक ही चीज़ की रचना करता है और वो है समाज। और समाज भी क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज। और इस समाज के पास सभी लोगों की इच्छाएं हैं। सब लोगों ने सामान्य इच्छा का निर्माण किया, इनके एक समाज का निर्माण किया और समाज बहुमत की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है, जनता की भलाई के लिए कार्य करता है, उनके सामने उनके जीवन में जो असुविधाएं हैं उन असुविधाओं को दूर करने के लिए कार्य करता है। समझौते द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज अपनी सामान्य इच्छा के अनुसार समाज का संचालन करने के लिए सरकार की नियुक्ति करता है, जो उस समाज का एक यंत्र मात्र होती है। और ऐसी सरकार यदि सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती तो उसे बदलाव हटाया जा सकता है। अब समाज बन गया, सब लोगों ने मिलकर समाज का निर्माण किया और समाज सब लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। वो जो भी कार्य करता है उस कार्य को करने के लिए उसने कुछ व्यक्तियों को चुन लिया कि हम आपको ये काम सौंपेंगे और आपको ये काम करने हैं, संपादित करने। एक प्रकार से समाज ने, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज ने एक छोटी संस्था का निर्माण किया जिसको हम सरकार कह सकते हैं। सरकार केवल और केवल सामान्य इच्छा या संपूर्ण समाज का एक यंत्र मात्र होती है। वो संपूर्ण समाज की इच्छा के अनुसार चलती है। समाज जो उसको कहता है वही वो कार्य करता है, समाज के विपरीत वो नहीं जाता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सामान्य इच्छा जो उसको निर्देश देती है सरकार को, वो उस निर्देशों का पालन करता है, जनता के मार्ग में आने वाली असुविधाओं को दूर करता है और जनता का जीवन कल्याणकारी और असुविधाओं से मुक्त करता है। ये कार्य सरकार को सौंपता है। रूसो ये भी कहता है कि सरकार केवल समाज का एक यंत्र मात्र है, वो वही करेगी जो समाज चाहेगा और अगर वो ऐसा नहीं करती तो समाज उसको हटा सकता है, उसको बदल सकता है। यानी कि सारी शक्तियाँ वास्तव में समाज के पास है, न कि सरकार के पास। और समाज
सामान्य इच्छा के माध्यम से समाज का संचालन करता है, सामान्य इच्छा के माध्यम से कानून का निर्माण करता है और कानूनों को निर्माण कर सरकार के माध्यम से उनको लागू करता है और सरकार के माध्यम से कार्य करता है। तो यहाँ पर रूसो अपने विचारों में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज की रचना करता है जिसका आधार जनता की सामान्य इच्छा होती है। तो ये है रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज अपन ने तीनों व्यक्तियों हॉब्स, लॉक और रूसो इनका सामाजिक समझौता सिद्धांत संपन्न किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा। और साथ ही साथ मैंने बीच बीच में तीनों व्यक्तियों की आपस में तुलना भी की है, हॉब्स की, लॉक की और रूसो की, कि तीनों व्यक्ति आपस में क्या क्या बात है इसमें कहते हैं। और आज ये सामाजिक समझौता सिद्धांत पूर्ण होता है। और यदि कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और एक बार निवेदन आपसे, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।